दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए हर महीने देगी हेमंत सोरेन सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1,500 रुपए प्रति माह तय की है। हॉस्टल में रहकर कोचिंग करने वालों को 2,500 रुपए हर महीने देगी सरकार। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8,000 छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा मिलेगी। हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार 2,500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। बाबा रामदेव का बड़ा बयान। राजधर्म के पथ पर संघर्ष पूर्वक बढ़ रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। योग गुरु बाबा रामदेव झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई। काफी देर तक चली वार्ता के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें शॉल ओढ़ाया और स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंत जी के दादा ने बलिदान दिया, उनके पिता ने जिंदगी भर संघर्ष किया, जेलों से लेकर सीबीआई तक क्या क्या कष्ट नहीं सहे। आज झारखंड विधानसभा से पास होगा स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण बिल। झारखंड के लिए आज का दिन यानी 11 नवंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन हेमंत सोरेन सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल को विधानसभा से पास कराएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करने की कवायद चल रही है। झारखंड में जल्द होगी 429 मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग। झारखंड के 13 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों की 429 खाली सीटों के लिए जेसीईसीईबी द्वितीय चरण की काउंसलिंग करेगा। इनमें 118 सीटें एमबीबीएस, 257 सीटें बीडीएस और 54 सीटें बीएचएमएस कोर्स से जुड़े संस्थानों में है। यूजी नीट 2022 में झारखंड के सफल विद्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। झारखंड में सर्दी ने दी दस्तक, कई शहरों के तापमान में गिरावट। झारखंड में गढ़वा या डाल्टनगंज से सर्दी का प्रवेश होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी के लिए फिलहाल हवा का पैटर्न माकूल नहीं है। इसके लिए हवा का रुख नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्दर्न होना चाहिए। या पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी के कारण भी तापमान में गिरावट है। फिलहाल दोनों चीजें नहीं हो रही हैं। ऐसे में सर्दी अपने समय से ही झारखंड आएगी। अब झारखंड में गांधी टोपी में नजर आएंगे स्वास्थ्य कर्मी। सरकार के अपर मुख्य सचिव ने आउटसोर्स कर्मियों को लेकर ड्रेस कोड जारी किया है। अस्पतालों में छात्र के सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंगों में ड्रेस कोड तैयार किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक चर्चा गांधी टोपी की हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि पहली बार वे गांधी टोपी पहनेंगे। पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। महिलाएं संबंधित रंग की पट्टी की सफेद साड़ी व निर्धारित रंगों का ब्लाउज पहनेंगी। इसके साथ ही कितने बेड के अस्पताल में कितने कर्मचारी तैनात होंगे उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। इन सभी कर्मचारियों को दिन में 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। वहीं इसकी निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अगले वर्ष अंतिम बार होगा नीट पीजी परीक्षा। अगले साल अप्रैल मई में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर इस तरह की आखिरी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसके बाद इसके बाद पीजी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा दिए जाने वाले नेशनल एग्जिट टेस्ट के नतीजों पर आधारित होगा। खबरों को माने तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सोमवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि वह दिसंबर 2023 में NEXT आयोजित करना चाहता है। बताया गया है कि यदि परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित की जाती है तो 2019-20 बैच के एमबीबीएस छात्रों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के नतीजों का इस्तेमाल 2024-25 बैच से स्नातकोत्तर
चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी किया जाएगा। झारखंड में इन योजनाओं पर मिल रही है 90% तक सब्सिडी। झारखंड सरकार दुधारू पशु खरीदने पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। यदि आप चाहें तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि झारखंड सरकार केवल महिलाओं को ही 90% तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा सब्सिडी का लाभ निराश्रित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना है। इसके अलावा हेमंत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75% तक ही सब्सिडी मिल सकती है। खबरों को माने तो बढ़ी हुई सब्सिडी की लागत वहन करने के बाद झारखंड पशुधन पर 90% सब्सिडी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1016 नए मामले। भारत में कोरोना संक्रमण का असर अभी भी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1016 नए मामले सामने आए और 3 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,63,968 हो गई है। इसी के साथ कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 13,187 रह गई। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,30,514 पहुंच गई है। 24 घंटे में कुल 3 मौत के मामलों में महाराष्ट्र के 2 और राजस्थान के 1 मरीज का नाम दर्ज किया गया है। देश में अब तक सक्रिय जहां लगभग 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,32,767 लोगों ने कोरोना से बचाव करने के लिए वैक्सीन ली है। 10 साल में एक बार आधार को अपडेट कराना होगा अनिवार्य। सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना अनिवार्य होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के अनुसार आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। इससे CIDR में आधार से जुड़ी जानकारी की कंटिन्यू आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार रेगुलेशंस के प्रावधान में बदलाव किया गया है। आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अपडेट कराएं। अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में चीन को पीछे छोड़ आगे निकल जाएगा भारत वर्ष 2023 तक अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा और मेक्सिको के बाद भारत को अमेरिकी वीजा जारी करने में दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है। कहा गया है कि अमेरिका नवंबर के मध्य में भारत के लिए वीजा स्लॉट खोलेगा और 2023 की गर्मियों तक कई प्रकार के वीजा जारी करने में सक्षम हो जाएगा। बताया गया है कि भारत अगले साल गर्मियों तक अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी वीजा हासिल करने में मेक्सिको के बाद भारत के दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है। बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के वीजा जारी करने के लिए अधिक समय नहीं है, हालांकि प्रत्येक विभिन्न प्रकार के श्रेणी के लिए कुछ समय लगता है। बता दें कि अमेरिका ने पहले से ही प्रतीक्षा समय में कटौती करने के लिए H&L वर्कर वीजा के आवेदकों के लिए 1 लाख स्लॉट खोले हैं। देश भर में 19 नवंबर को बैंक की सेवाएं रहेंगी ठप। देश भर में बैंक कर्मचारी 19 नवंबर को हड़ताल करने वाले हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने 19 नवंबर को बैंक हड़ताल का आह्वान किया है,
जिससे अगले सप्ताह पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। बता दें कि 19 नवंबर को तीसरा शनिवार है। नियमों के अनुसार पहले और तीसरे शनिवार को सभी बैंक खुले रहते हैं, लेकिन अब शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने भारतीय बैंक संघ को हड़ताल का नोटिस दिया है, जिसमें बताया गया है कि उनके सदस्य अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर 2022 को हड़ताल पर जा सकते हैं। बता दें कि 19 नवंबर को तीसरा शनिवार है। नियमों के अनुसार पहले और तीसरे शनिवार को सभी बैंक खुले रहते हैं, लेकिन अब शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने भारतीय बैंक संघ को हड़ताल का नोटिस दिया है। केंद्र के इस निर्णय से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की बढ़ी संभावना। केंद्र सरकार ने यूरिया प्लांटों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूरिया प्लांटों के लिए नए एनर्जी नियम की मंजूरी दे दी है। अब नए एनर्जी नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही नए एनर्जी नियम के तहत प्लांट के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए जाएंगे। खास बात यह है कि गैस आधारित यूरिया प्लांट के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। वहीं खबरों को माने तो नए नियम लागू होने से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना बढ़ गई है। बीते मार्च महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 के तहत उनके विस्तार को मंजूरी दी थी। वहीं खबर आई थी कि भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की आधारशिला पीएम मोदी ने ही 7 अगस्त 2016 को रखी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्लांट को चालू होने से भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मजबूती मिलेगी। वहीं किसानों को भी खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।